पहला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ए धैर्य और दृढ़ता, बी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, और सी अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, डी पढ़ाने की उत्सुकता। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑप्शन तो खत्म ही हो जाते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो उन्हें तो हटा ही देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सबसे ऑप्शन है वो ए है कि धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे को थोड़ा सा समझाने में, टैकल करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इस कारण से इसका जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि एक जो टीचर है वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र की जो सहजताएं हैं उन समस्याओं का समाधान कर सके। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। अब कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है, तो इसको सबसे कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है उसके लिए निपटने के लिए। पहला, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से मिलना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। सी, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। और डी, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो यदि कोई शिक्षक कहीं भी बैठने की अनुमति देता है या चुपचाप बैठ के पढ़ते हैं बच्चे या सामूहिक पठन करते हैं तो अभिभावक को परेशानी होती है, तो उन्हें ठीक नहीं लगता। सबसे पहली बात यह है कि उनको सबको शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। तो इसका आंसर है बी। थर्ड क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो ये कौन सी अवस्था होती है। ये अवस्था देखिए, ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी संवेदी प्रेरक अवस्था। इसका सही उत्तर है सी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन शुरू कर देता है। इसकी जो उम्र होती है वो लगभग 7 से 11 वर्ष होती है। तो यहाँ पर बच्चा संरक्षण, संख्याबोध, क्रमानुसार, वर्गीकरण और पारस्परिक संबंध की क्षमता को समझ पाता है। इसका सही उत्तर है सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मन का मानचित्रण संबंधित है ए साहसिक कार्य की क्रिया योजना से, बी मन की योजना बनाने से, का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या डी बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। देखिए मन का मानचित्रण जो है वो उसका अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है, रिसर्च से है। तो अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा यदि मन में बना लेते हैं तो कार्य करने का जो तरीका होता है उसको भी समझने में आसानी मिलती है और आसानी से इसका आंसर है सी। तो मन की क्रियाशीलता पर एक रिसर्च हो जाए तो कार्य आसानी के साथ संपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, और डी क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो देखिए बिल्कुल क्लियर है कि जो आपका ऑप्शन है डी, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि जो ऑप्शन है कि क्षमता के अनुरूप जब बच्चे को सिखाया जाएगा, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसकी क्षमता के अनुसार कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करें, शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करें, तो आसानी के साथ बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो ऑप्शन है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? देखिए सृजनात्मकता के बारे में आपको बताया गया था कि किस प्रकार से इसको पढ़ना है, देखना है। तो इसमें ऑप्शन देखिए कि ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने की अवसर उपलब्ध कराना। बी, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। सी, परीक्षा के में अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। और डी, अच्छा शिक्षण के व्यवहारिक मूल्य के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना। अब देखिए कोचिंग की बात आती है, कोचिंग का तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। और विद्यालय जीवन है, इसको भी समाप्त हो जाता है, खत्म कर देते हैं। और डी भी नहीं है इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन है आपका ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण यानी कि अवसर उपलब्ध कराना, क्योंकि आपको बताया गया था। 7वां क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है? देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि तार्किक, मूर्त, ये सब आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये किस अवस्था में जाकर के होते हैं। पहला है ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 12 वर्ष से ऊपर का होता है। और संवेदी प्रेरक अवस्था है, जन्म 2 वर्ष का होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की है। तो इसका ऑप्शन देखिए वो है ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 12 वर्ष से ऊपर की जब बात होती है तो औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है, 11 साल के बाद ही होती है। यानी कि बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करना तभी सीखना शुरू करता है, यानी कि बच्चे के जो विचार हैं वो परिपक्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सीखना जो लर्निंग है समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। बी, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। सी, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। और डी है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बना ले। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो है डी, कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा के अंदर लाता है, उसके अंदर प्रयोग करता है और बच्चों को उसके अंदर सिखाता है। तो उदाहरणों को देख करके ही बच्चा काफी कुछ सीख सकता है। तो अगर लाएगा एक शिक्षक इस तरह के उदाहरणों को, तो शिक्षार्थी जो होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको समझने में इन सब चीजों को, अपने जो भी वो समझाना चाहता है वो समझाने में काफी सरलता होगी, काफी सुगमता उसको होगी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए? ए, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। बी, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, लक्ष्य की ओर चलता है। सी, अनअधिगमक भी सीखने की एक प्रक्रिया होती है। और डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां पर अधिगम प्राप्त हो सकता है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है या सीखना एक लक्ष्य, टारगेट को बनाकर किया जाता है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। तो शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसे संस्थान है, इसका ऑप्शन है डी, जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि सीखना तो एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर शिक्षार्थी सीखने को प्रवृत्ति है, वो सीखना चाहता है। तो इसलिए ये शैक्षिक संस्थान है वो एकमात्र स्थान नहीं हो सकता है जहां पर अपना ज्ञान, क्योंकि बच्चा ज्ञान को कहीं भी कैसे भी प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, 5वीं कक्षा के जो दृष्टि बाधित विद्यार्थी हैं, देखिए जो थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है जिनको, उनके विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहयोग करना चाहिए। बी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी की सहायता से उसको उपलब्ध कराई जाए ताकि वो अध्ययन कर सके। या विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचले स्तर पर कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। देखिए छूट का तो कोई अर्थ ही नहीं है, सहायता के बिना अगर सहायता से करेगा काम तो फिर वो प्रश्न को समझेगा कैसे? तो इसका ऑप्शन है बी, क्योंकि 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, उसको दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार ना करके आप उसको सिखाएं और एक विशेष प्रकार की जो सीडी के माध्यम से जो शिक्षा होती है उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उसके साथ एक सामान्य व्यवहार भी किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11,
निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। देखिए पूछा गया नहीं है, वो ध्यान देना है कि संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बी शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सी सानिध्य संगति की आवश्यकता और डी सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता। देखिए बच्चे के बारे में उसने सबसे शुरू में ही बता दिया है कि कौन सा सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो सामाजिक और अनुमोदन और सराहना की जो आवश्यकता है वो जरूरत होती है, और संगति की आवश्यकता होती है बच्चे को, और संवेगात्मक सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर है बी कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, उस पर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो ऑप्शन है ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बी सभागार, सी घर और डी खेल का मैदान। ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, आप देखते ही समझ गए होंगे इसे। तो ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे को संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधित विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय में कक्षा में पर्यावरण एक ऐसा स्थान मिलता है बच्चे को जहां पर शिक्षार्थी को स्टूडेंट की सभी ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 13, किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाना चाहिए। ऑप्शन है आपके ABCD। ए शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो देखिए आपको देखने से पता चल रहा होगा कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स तो बिल्कुल ही क्रॉस हो गए। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति बिल्कुल क्रॉस है, क्योंकि जबरदस्ती आप किसी को बिठा नहीं सकते हैं कक्षा के अंदर। कक्षा में खामोशी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चा इंटरेक्शन नहीं करेगा, बच्चा प्रश्न नहीं पूछेगा और टीचर उससे बात नहीं करेगा, तब तक वो सीखेगा नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका बी, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करने की शक्ति प्रदान करता है और छात्र अपने अधिगम जो लक्ष्य हैं उनको तभी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। देखिए बुद्धिमान बच्चा, पहला ए वह जो प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में अपने आप को जल्दी से समायोजित कर लेता हो, और डी वह जो लंबे निबंधों को रटने की क्षमता रखता हो। देखिए उसने पूछा है कि लक्षण नहीं है, तो वैसे देखते ही पता चल गया होगा कि रटना एक नेगेटिव पॉइंट है। रटना एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि आधुनिक शिक्षा पद्धति में रटने पर बल बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, इसलिए ये तो बिल्कुल ही क्रॉस होना चाहिए। अर्थात आपका आंसर यही है, क्योंकि उसने पूछा है कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। आपका सही आंसर है डी, क्योंकि रटने से केवल हल करने की कोशिश समझ नहीं सकते हैं उसको बिल्कुल भी। तो रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं हो सकता है। 15वां देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए काफी बार मैं समझता हूँ आ रहा है और बार बार ये आता है, तो इसकी परिभाषाओं को अच्छी प्रकार से आप समझ लें। मैंने एक वीडियो भी इस बारे में भी दी है जहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सिद्धांत है पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर, डी पियाजे। इसका सही उत्तर है डी पियाजे, क्योंकि पियाजे के अनुसार ही बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। उनकी अपनी अलग सोच होती है, जिसको वो सोचते हैं वो कर सकते हैं, जो कि अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, कई बार देख करके सीखते हैं, तो अपनी समझ के अनुसार काम करते हैं। सही आंसर डी है, पियाजे ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बातें नहीं करती है, लेकिन वो विद्यालय में काफी बातें करती है। तो ये बात दिखाता है ए, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। बी, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। डी, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर प्रदान करता है। तो देखिए, कृतिका यदि घर में कम बातें करती है और विद्यालय में अधिक बातें करती है, तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि कृतिका की बातों को, वो जैसी बातें करती हो या ज्ञान संबंधी बातें करती हो, तो वो हो सकता है कि उसकी बातों को घर में मान्यता ना मिलती हो। तो उस विद्यालय में चूंकि उसकी बातों को मान्यता मिलती है, तो इसलिए वो विद्यालय में ज्यादा बातें करती है और घर में कम करती है। इसका ऑप्शन है सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वह घर पर कम और विद्यालय में ज्यादा बातें करती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, बी, मीडिया मनोविज्ञान, सी, शिक्षा मनोविज्ञान, डी, शिक्षा समाजशास्त्र। कौन सा आंसर होगा? जी हाँ, 17 में आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन जो हमें दिए हुए हैं ये मनोविज्ञान से संबंधित हैं, और वैसे भी हम शिक्षा मनोविज्ञान की बातें करते हैं, क्योंकि शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है उसे को सरल, सुगम और प्रभावी बनाने का विज्ञान है। और शिक्षक इसमें अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को पहले समझता है और उसके अनुरूप ही उनको सुधार करने का और उनको समझाने का, उनको पढ़ाने का, ज्ञान देने का कार्य करता है, उसका प्रयास करता है, ताकि बच्चे समाज के लिए तैयार हो सके। ऑप्शन सी। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा किस प्रकार से काम करती है? देखिए, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा किस प्रकार से काम करती है? ऑप्शन ए, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। बी, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। और डी है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो देखिए, नए अधिगम से अलग करने का तो छोड़िए, इसको तो क्रॉस ही करते हैं। और एक दिशा में सोचने के, एक दिशा में नहीं, क्योंकि जब शिक्षार्थी विद्यालय में पढ़ता है तो चारों तरफ की बातों को सीखता है। तो अभिप्रेरणा बच्चों को सीखने के प्रति उनकी जो रुचि है उसका जागृत कर देती है, उसका विकास करती है। आंसर इसका होगा सी, कि जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें यदि मोटिवेशन बच्चे को मिल जाए तो वो निश्चित रूप से सीखने के प्रति काफी हद तक। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या जो शब्दावली है किसकी ओर संकेत करती है? ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन भाग लेते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं। बी, मूल्यांकन प्रक्रिया। सी, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। या डी, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली शिक्षण विषय वस्तु की बात होती है। तो इसका सही उत्तर है ए, क्योंकि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम ही एक ऐसा होता है विद्यार्थी जिसमें अनुभव प्राप्त करते हैं। उसको इस प्रकार से, जो आपका NCF है 2005 का, उसमें स्पष्ट निर्देश है कि बच्चे को डेली आप रोजाना कुछ ना कुछ नया ज्ञान प्रदान अवश्य करेंगे, प्रतिदिन अनुभव प्राप्त कराएंगे, उसकी ओर संकेत करती है पाठ्यचर्या। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण को खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन है ए, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। सी, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। डी, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। देखिए, ऑप्शन है इसका बी, निचली कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो सीखने में, याद रखने में और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता उनकी, छोटी बच्चे होते हैं जो कि सामान्य स्तर पर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफी देखे गए हैं कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ये नियम किससे संबंधित है? देखिए बहुत ही आपको देखते ही पता लग जाएगा कि शब्दों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पिछला जो उसने देखा है नई परिस्थिति में वो उसी के अनुसार काम करता है। तो उसमें सीखने का प्रभाव नियम है, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम है, या सी सीखने का तत्परता नियम है, या डी सीखने का सादृश्यता नियम होगा। ऑप्शन है आपका, चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन है यहाँ पर डी। देखिए सीखने का सादृश्यता नियम, बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या में होने पर मिलती जुलती परिस्थिति का स्मरण करता है और वैसी ही प्रतिक्रिया करता है जैसी वो पहले कर चुका है। तो ये नियम सीखने का सादृश्यता नियम, आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर बी, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? देखिए फिर ध्यान दीजिए, नहीं है उस पर ध्यान दिया गया। दूसरों के साथ झगड़ना, बिल्कुल आप इसको तो होना ही चाहिए प्रतिभाशाली बच्चे के साथ में। अभिव्यक्ति में नवीनता, जी हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की बच्चों के अंदर, तभी वो प्रतिभाशाली कहलाएगा। और सृजनात्मक विचार, यदि क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर नहीं होगी तो उसे प्रतिभाशाली कौन कहेगा? तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल ठीक है आपका ऑप्शन ए कि दूसरों के साथ जो झगड़ना है वो बिल्कुल भी एक प्रतिभाशाली बच्चे का संकेत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा बच्चा जो होता है वो बिल्कुल अच्छे व्यवहार करता है, दूसरों के साथ तालमेल के साथ व्यवहार करता है, न कि दूसरों के साथ झगड़ा करता है। सही ऑप्शन ए, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पहला, ए विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, बी विशेष विद्यालयों में, सी विशेष विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा, या अन्य सामान्य बच्चों के द्वारा। देखिए जो हमारा एनसीएफ है 2005, वो उसके अंदर समावेशी शिक्षा की परिकल्पना की गई है। तो जाहिर सी बात है कि कोई अलग से पद्धति विकसित नहीं करनी है, बल्कि सामान्य बच्चों के साथ में एक साथ बिठा करके उनको सामान्य बच्चा मानते हुए ही उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर है डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन, आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने की जो प्रक्रिया है, बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? ऑप्शन देखिए, ए विद्यार्थियों को देना, बी शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि यानी कि जो फीडबैक होती है उसके लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, या डी अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। देखिए कंपैरिजन बिल्कुल गलत है, कंपैरिजन तो आप कर ही नहीं सकते हैं, और किसी बुद्धिमान या औसत उपाधि किसी को आप बता भी नहीं सकते हैं कि वो किस प्रकार का बच्चा है, तो ये बिल्कुल गलत होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी, कि आकलन को उपयोगी रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया आपने यदि इनको याद किया होगा, इनको पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे तुरंत ही। पहला ऑप्शन है गणितीय विकास, दूसरा है पठन विकार, तीसरा है व्यवहार संबंधी विकास, और डी है मानसिक विकास। तो इसका सही उत्तर आपको पता ही होगा, डी आंसर है इसका बी, कि जो डिसलेक्सिया है उसका संबंध पठन विकार से है, कि जिसमें बच्चा जो होता है अक्षरों की पहचान नहीं कर पाता है, जिससे उसको पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या का सामना करना पड़ता है। सही ऑप्शन डी। अपने अच्छी प्रकार से जो बीमारियां हैं इनको आप अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये काम आती हैं, और एक क्वेश्चन आपको इसमें इस प्रकार की बीमारी का अवश्य मिलता है। तो बीमारी से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? अग्रोन्मुखी, आगे आकर के, यानी कि बी सहानुभूतिपूर्ण, सी तटस्थ भूमिका निभानी चाहिए, या डी नकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। तो देखिए, नकारात्मक भूमिका क्यों निभानी चाहिए? बच्चों को यदि माता पिता ही सीखने के लिए सहयोग नहीं करेंगे तो ये भी गलत है। और तटस्थ का मतलब हो गया कि वो कुछ नहीं कहेंगे, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, ना प्रेरित करेंगे, ना उनको क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जो बच्चा कर रहा है करने देंगे। सहानुभूतिपूर्ण क्यों रखेंगे? बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित कीजिए। अग्रोन्मुखी यानी कि आगे आकर के उनको मोटिवेट करेंगे, तो अच्छे काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना ये बहुत जरूरी है। इसका सही ऑप्शन होगा ए। बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि वो सीखने में आगे रहे। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए, हमें पता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, या अंतः संबंध का सिद्धांत? जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। विकास तो एक कभी भी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ये जो विचार है निरंतरता के विकास से संबंधित है, निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। क्योंकि मनुष्य, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, कभी भी विकास समाप्त नहीं होता है, ये लगातार निरंतर चलता रहता है। और बच्चे के मनोविज्ञान से संबंधित ये खास तौर पर महत्वपूर्ण रखता है, भूमिका निभाता है। निरंतरता का सिद्धांत विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार जो है आपका निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, सीखने के अंतः दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने का अंतः दृष्टि सिद्धांत बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन है आपके ए पैवलोव, बी जीन पियाजे, सी वाइगोत्स्की, और डी है गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी जो लोग हैं वो हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको ऑप्शन, जर्मनी के लोग थे। अंतर्दृष्टि का जो है जर्मनी के गेस्टाल्टवादी सिद्धांत ने इसे बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? क्वेश्चन देखते ही आपकी मुस्कुराहट आ गई होगी, बिल्कुल ठीक बात है। प्रौढ़ावस्था में गलत होगा अपने आप ही। पूर्व बाल्यावस्था में वो क्या करेगा? अभी तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है सही से। बाल्यावस्था में भी नहीं, उसको ग्रुपिंग नहीं बनेगी। तो किशोरावस्था बिल्कुल ठीक है आपका ऑप्शन, ऑप्शन डी, किशोरावस्था में सक्रिय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं पहचान की गई है। वो मनोवैज्ञानिक कौन है? एरिक्सन, स्किनर, पियाजे या कोहलबर्ग? ऑप्शन है इसका सी, 4 अवस्थाएं पियाजे के द्वारा बताई गई थी। पहला संवेदी गामक काल, ये 0 से 2 वर्ष तक का था, और पूर्व संक्रियात्मक काल था 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रिया काल है 7 से 12 वर्ष तक, और औपचारिक संक्रिया काल है 12 से 18 वर्ष तक।